नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्रीलिम हो या रेलवे का जो भी क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसमें ये सभी चीज़ें पूछी गई है। कुछ जलधाराएँ, कुछ वोल्केनिक इरप्शन, तो कुछ जनसंख्या से रिलेटेड ज्योग्राफी में प्रश्न बनते हैं, उसी को लेके हाजिर हैं। ठीक है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, महासागर की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि वे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जल को साफ रखती है, दूसरा ऑप्शन है जल को समान रूप से बांटती है, तीसरा ऑप्शन है जल की स्थिर जो अवस्था है उसको बनाए रखती है, चौथा ऑप्शन है मछलियों को बहा ले जाती है। तो देखिए, इसमें अगर आप को कुछ नहीं भी पता है तो रीजनली अगर आंसर की हम बात करें कि क्या एक मोटे तौर पे अनुमान लगाया जा सकता है कि महासागरीय जलधाराएं हैं उसका क्या असर होता है, तो देखिए मछलियां का वहाँ से बहा ले जाना ऐसा कोई लॉजिकल बातें नहीं है। ये तो कहीं भी मछलियां जा सकती है। ये चीज़ें आपके सही है कि जल को साफ रखती है, ये जो जलधाराएं हैं वो जल को साफ रखती है। देखिए, आप सुने होंगे कि अगर कोई भी पात्र में अगर पानी रखते हैं तो वो आपका जो पानी है वो ख़राब हो जाता है, उसमें क्या हो जाएंगे, कवक वगैरह लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि शैवाल वगैरह लग जाएंगे। लेकिन अगर वो पानी करंट है, यानी कि करंट मतलब कि बह रही है, तब उसमें जो जर्मिनेशन होता है वो नहीं होता है शैवाल का। ठीक है, यानी कि अलगी वगैरह का उसमें जर्मिनेशन नहीं होता है क्योंकि पानी स्थिर नहीं होता है। तो इसी वजह से क्योंकि अगर पानी अस्थिर हो जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, आपके शैवाल वगैरह डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर पानी चलती है तो वहाँ पे कुछ भी चीज़ डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वो साफ़ रहती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो झील होता है या जो तालाब होता है उसका पानी हरा हो जाता है शैवाल की वजह से, लेकिन आप नदी का पानी को कभी हरा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि वो करंट वाटर है, यानी कि बहता हुआ पानी है। ठीक है, तो ये जल को साफ रखती है महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, इस तरह से लॉजिकल चीज़ों को हम समझ सकते हैं। अगला देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार का समुद्री जलधारा है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो गल्फ स्ट्रीम है वो कौन से महासागर में बहती है। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय जलधारा है वो कौन से आपके जो ओशन है उसमें बहती है। ठीक है, तो अगर हम गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक महासागर में बहती है। ठीक है, कौन से महासागर में बहती है? अटलांटिक महासागर में। एक प्रश्न क्या बनता है कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, ठंडी धारा या गर्म धारा। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम, स्टीम क्या होता है? स्टीम मतलब क्या होता है? स्टीम मतलब अगर हम बात करें तो जलवाष्प को कहते हैं या वाष्प को कह सकते हैं। तो स्टीम ऑब्वियस है गर्म ही होता है, तो यानी कि गल्फ स्ट्रीम भी क्या हो जाएगा? गर्म समुद्री जलधारा हो जाएगा। ठीक है, 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछा जाएगा गल्फ स्ट्रीम से कि ये कहाँ पे जनरेट होती है? तो ये जनरेट होती है कहाँ पे? मैक्सिको की खाड़ी में। अगर हम इसको पिक्चर के थ्रू देखने की कोशिश करें कि ये मैक्सिको की खाड़ी है कहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक यहाँ पे नीचे है, ये आपका देखिए ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में आप देखेंगे कि ये अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। यहाँ पे मैक्सिको है, ये आपका यूएसए है, ये कनाडा है। तो ये देखिएगा यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ पे जनरेट होती है और ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये आपके यूरोप की ओर बहती है। ठीक है, यूरोप की ओर ये जाती है और ये कैसी जलधारा है? ये आपका गर्म जलधारा है। तो आशा करते हैं ये वाला जो क्वेश्चन है आपको डीप तरीके से समझ में आया होगा कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो बिस्के की खाड़ी है वो कहाँ पे है, हडसन की जो खाड़ी है वो कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन कन्फ्यूजन के लिए दे रखे हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। हडसन की खाड़ी आपको तो पता है कि ये कनाडा में है। ठीक है, बिस्के की खाड़ी थोड़ा सा
अनयूजुअल तरीके से मतलब आ गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये आपके फ्रांस के जो तट हैं वहाँ पे बिस्के की खाड़ी है। अगर हम इसको गूगल मैप के थ्रू देखने की कोशिश करें तो ये देखिएगा, ये आपका फ्रांस है, ठीक है, ये आपका फ्रांस है। और ये वाला जो खाड़ी है इसी को कहते हैं बे ऑफ बिस्को, यानी कि बिस्को की खाड़ी। नीचे स्पेन है, ऊपर यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है, यानी कि आपका ब्रिटेन वगैरह है जी, ठीक है। तो ये यानी कि यूरोप के, और ये जो बिस्के की खाड़ी है वो कौन से महासागर में है, ये भी आपके नॉर्थ अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। तो बिस्के की खाड़ी भी आपको समझ गया में आ गया। और हडसन की खाड़ी तो आप अक्सर सुनते हैं कि ये कनाडा का पार्ट है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। देखिए, अगर ज्वालामुखी निकलती है तो ज्वालामुखी आप मान के चलिए कि उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकलती है, जलवाष्प निकलती है। अब नीचे से अगर ज्वालामुखी में क्या होता है कि मैग्मा नीचे से निकल जाती है, ठीक है। ला जो मैग्मा है वो नीचे से निकल के लावा के फॉर्म ले लेती है। अब देखिए कि जो ज्वालामुखी से जो निकलती है वो लिक्विड फॉर्म में निकलती है, ठीक है, मैग्मा लिक्विड फॉर्म में निकलती है। तो लिक्विड क्या होता है, जल होता है। तो यानी कि जो जल ज्वालामुखी है उसमें जल की मात्रा क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में निकल रही है। और लिक्विड ऐसा मतलब याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जलवाष्प उसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। जो मैग्मा वगैरह निकलता है उसमें जलवाष्प सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है, 80 से 90%। जितने भी गैस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जलवाष्प होता है 80 से 90%। और अगर 10 या 12% जो है वो क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड होंगे, और हाइड्रोजन के हाइलाइड। हाइलाइड बोले तो हाइलाइड किसको कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसी को हम हाइलाइड कहते हैं या हाइड्रोजन गैस कहते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के हाइलाइड होंगे या हाइड्रोजन सल्फाइड होंगे। ये देखिए, हाइड्रोजन के बहुत सारे गैस इसमें निकल रहे हैं। खुद हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के सल्फाइड यानी कि सल्फर से मिल के बन के निकल रहा है हाइड्रोजन के हाइलाइड, ठीक है। और भी कौन से गैस हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये आपसे पूछे जाएंगे कि जो ज्वालामुखी है उसमें से कौन सी गैस नहीं निकलती है, नाइट्रोजन आपके ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आपको टिक क्या करना है, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन आप देख रहे हैं कि इसमें निकल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से ज्वालामुखी से संबंधित ये वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्रेटर, क्रेटर किसको कहते हैं, जो ज्वालामुखी का छिद्र होता है उसी को हम क्रेटर बोलते हैं। अब पूछा क्या जा रहा है कि जो क्रेटर है उसकी आकृति कैसी होती है। तो देखिए, जो क्रेटर होती है उसकी आकृति आपका इस तरह से होती है, इस तरह से ये कीप नुमा होती है, ठीक है। ये कीप, आप घर में कीप देखे होंगे जिसमें कोई लिक्विड डालते हैं, अगर कोई बर्तन में है तो उसको कीप के थ्रू डालते हैं। तो ये जो ज्वालामुखी का जो छिद्र होता है वो इसी तरीके का होता है, कीप का आकार का, ठीक है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं क्या, कि गोलाकार होता है, शंक्वाकार होता है, या लंबवत होता है। लंबवत बोले तो सिर्फ इस तरह से होता है, शंक्वाकार आपको समझ में आता है क्या होता है शंकु, फिर गोलाकार भी समझ में आ गया। तो यानी कि इस तरह से आपको कन्फ्यूजन मतलब कि दिमाग में क्रिएट किया जा सकता है कि कैसा क्रेटर का आकार होता है या आकृति होती है। तो कीपाकार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है एयरबस, ठीक है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। तो एयरबस जो ज्वालामुखी है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता करना है कि ये वाला जो महाद्वीप है इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिका। और यहाँ पे जो सागर है, एक महासागर है, उसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक, ठीक है। सिर्फ क और का में अंतर है, एक है क जो कि एक महासागर है और का है जो एक महादेश है। तो जो ये महादेश है जहाँ पे गंगोत्री एक हम लोग का वहाँ पे स्टेशन है, कौन सा स्टेशन, खोज करने के लिए जाते हैं ना ध्रुवों पे, तो वो स्टेशन है। तो ये जो आपका एयर बस है, तो अब यहाँ पे अंटार्कटिका पे जाने के लिए आपको एयर के थ्रू ही जा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे काफ़ी लंबा चौड़ा बर्फ़ का सील जमा रहता है, तो आप एयर के थ्रू आसानी से जा सकते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे, जो एयर बस ज्वालामुखी है वो कौन से महाद्वीप पे है, महादेश पे है, तो ये आपका अंटार्कटिका। देखिए आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे होगी, यहाँ पे अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका, यानी कि आ वाला करके आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि आ से अटलांटिक भी होता है, आर्कटिक भी होता है,
अंटार्कटिका भी होता है, अंटार्कटिक भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से 8 वाला करके आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि अंटार्कटिका एक महादेश है, अंटार्कटिक एक महासागर है, जो दोनों पास ही में है, ठीक है। ये साउथ पोल पे है, ठीक है। अगला देख लेते हैं पेले अश्रु यानी कि पेल्स टीयर, ठीक है। पेल्स टीयर की उत्पत्ति होती है, कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। एक्चुअली ये पेल्स टीयर क्या होता है, जैसे कि ये अगर ज्वालामुखी यहाँ से निकली तो यहाँ से निकलेगी तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ गैस निकलेगी, यहाँ से जो मैग्मा होती है वो निकलती है। तो ये छोटे छोटे जो आपके मैग्मा होते हैं वो जैसे ही फदफदाहट के टाइप से निकलती है तो ये जो मतलब कि एक लिक्विड का पार्ट होता है वो जम जाता है, उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं पेल्स टीयर। अगर हम बात करें कि पेल्स टीयर दिखता कैसा है तो यहाँ पे देखिएगा पेल्स टीयर मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई साहब पेल्स टीयर ले रखे हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा जैसे ही ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, जैसे ही ये बाहर आता है तो ये हवा के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद ये जम जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे आपको छोटे छोटे आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पेल्स टीयर। तो ये पेल्स टीयर कब मतलब कि जनरेट होता है? ये ज्वालामुखी उद्गार के समय, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम भूकंप रेखा यानी कि आइसोसिस्मल लाइन का आकार प्रायः होता है। आइसोसिस्मल, जहाँ पे आपको पता है कि आइसोसिस्मल लाइन क्या होता है, ठीक है। यानी कि सेम रिएक्टर के चीज़ें मापी जाती है भूकंप की, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है वो अनियमित होती है। जो भूकंप रेखा आइसोसिस्मल लाइन होता है, सम भूकंप रेखा होता है, वो किस प्रकार का प्राय होता है? वो आपका अनियमित। ऐसा नहीं है कि इस तरह के पैटर्न जो आपके कंटूर वाला होते हैं ना वैसा दिखेगा, ठीक है। ये कभी इस तरह से भी दिखेगा, इस तरह से भी दिख सकता है, यानी कि या इस तरह से आप कह सकते हैं कि अनियमित का मतलब इधर गया फिर ऐसे आ गया, इधर गया ऐसे आ गया, इधर गया ऐसे चला गया, ठीक है, ऐसे चला गया। तो ये अनियमित तरीके से समभूकंप रेखा हो सकते हैं, ज़्यादातर होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए आपको तो ये पता होगा कि जो जनसंख्या की बात करें तो जहाँ जो प्रदेश सबसे छोटा होगा वहीं पे जनसंख्या कम होगी। दमन दीप, दादर नगर हवेली, ये आप कह सकते हैं कि इंडिया के जो मेन पार्ट है उससे सटा हुआ है, तो मेन पार्ट में ज़्यादा आदमी रहेंगे लेकिन समुद्र में कम रहेंगे। अब अंडमान निकोबार समुद्र में है और आपके लक्षद्वीप समुद्र में है। तो अंडमान निकोबार ऑब्वियस है कि काफ़ी बड़ा जो यूनियन टेरिटरी है, आप देखेंगे कि एकदम से इतना लंबा है, तो इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा। तो अब बच गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी कि यानी कि 6 ही लोग रहते होंगे, ऐसा हम अज्यूम करके मान सकते हैं कि यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।